हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेपिक क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी के सभी क्वेश्चंस को आपने क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है, आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। मान लो कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वही क्वेश्चन आपको यहीं कहीं याद हो जाएंगे। इनके से अगर आपका डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट कीजिए, वहां पर मैं रिप्लाई करूंगा। नहीं तो नेक्स्ट सेशन में हम वही क्वेश्चन किसी दूसरे वे में डिस्कस करेंगे, जहां पर आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और उस क्वेश्चन को आप डिफरेंट वे में समझ भी पाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। अब देखिए यहाँ पर हमने पेयर को देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बैटल ऑफ बक्सर। अब यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर, मीर जाफर वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, क्या ये सही है? आप सोचिए, एक बार हम अदर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी है बैटल ऑफ वैंडीवाश, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड ऑप्शन सी है बैटल ऑफ चिलियावाला, डलहौजी वर्सेस मराठास। एंड ऑप्शन डी है बैटल ऑफ हारदा, हैदराबाद के निजाम वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन को क्विज की तरह अटेम्प्ट कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही से मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफर एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में नहीं हुई थी। और ऑप्शन बी ये सही है, बैटल ऑफ वेंडीवाश, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी। और ये दोनों ऑप्शन भी आपके गलत हो जाएंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में। किस किस के बीच में हुई थी? मीर कासिम और यहाँ पर शाह आलम सेकंड एंड सुहाज उद दौला। इन तीनों ने अलाय कर लिया था। और किसके खिलाफ ये बैटल लड़ी गई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कौन इसको लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरोय। अब यहाँ पर हेक्टर मुनरोय के पास सेना थी 18,000 के आसपास। इन तीनों के पास सेना थी मिलाकर 40,000 के आसपास। लेकिन ये बैटल एक ही दिन चली थी और इस बैटल को हेक्टर मुनरो ने बहुत ही इजीली जीत लिया था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी थी इस बैटल में। इन तीनों की जो आर्मी थी, उनकी जो कोऑर्डिनेशन थी उसमें बहुत ज्यादा कमी थी। ऊपर से जो वेपन्स थे वो भी इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे। डेट्स वाई ये बैटल बहुत ही इजीली हरा दिया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए मीर कासिम, शाह आलम सेकंड एंड सुहाजुद्दौला, ये तीनों ही भाग जाते हैं बैटलफील्ड से। अब शाह आलम सेकंड एंड सुहाजुद्दौला ये तो शरण ले लेते हैं रोहिलास के पास जाकर। लेकिन जो मीर कासिम, ऐसा कहा जाता है कि ये भाग जाते हैं और भागने के बाद ये दर दर की ठोकरें खाते हैं और इनकी फिर डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों को आपने याद रखना है। और होता क्या है, यहाँ पर हेक्टर मुनरो रिकॉल करते हैं रॉबर्ट क्लाइव को, लंदन से वापस बुलाते हैं। और 1765 में जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव वापस आते हैं तो उसके बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। याद रखना है, ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है और डिकोड स्पेक्ट्रम सीरीज में हम काफी डिटेल में कवर करेंगे, जो हमारा 6 सेशन होगा। और इस ट्रीटी के बाद जो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जहां पर दीवानी राइट्स दे दिए जाते हैं ब्रिटिशर्स को, एंड जो निजामत वर्क है वो दे दिया जाता है किसको? जो नवाब होते हैं बंगाल के। और दीवानी राइट्स बोले तो जो लॉज की पावर है और टैक्स वसूलने की पावर है, ये किसके पास चल जाती है? ब्रिटिशर्स के पास। एंड निजामत बोले तो पब्लिक वेलफेयर वर्क, ये किसके पास जाता है? जो वहां के नवाब होते हैं। और मीर कासिम के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया जाता है? मीर जाफर को। मीर जाफर पहले भी नवाब होते हैं, फिर हटाया जाता है 1760 में, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर जाफर इनवाइट कर लेते हैं। तो ये काफी हम डिटेल में कर चुके हैं स्पेक्ट्रम सीरीज में। होपफुली आपने वो सेशंस देखे होंगे और जहां पर भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक बार हम सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, बैटल ऑफ वेंडीवाश। अब देखिए यहाँ पर कर्नाटकी वार्स, कर्नाटकी वार्स में जो थर्ड कर्नाटकी वार है उसके इन बिटवीन ये बैटल लड़ी जाती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब होता क्या है कि जब थर्ड कर्नाटकी वार चल रहे होते हैं तो जो फ्रेंच के गवर्नर होते हैं कॉम्टे डे लैली, ये सोचते हैं कि हम मद्रास में अटैक करते हैं। मद्रास बेसिकली ब्रिटिशर्स के अंडर था और जैसे ही ये यहाँ पर मद्रास में अटैक करते हैं, और यही सबसे ब्लंडर मिस्टेक होती है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी से। और यहाँ पर जो आयरकूट है, जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कर रहे होते हैं, वो बहुत ही बुरी तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देते हैं। तो बैटल ऑफ वेंडिवाश में
एक तरह से वाशी हो जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, और थर्ड कर्नाटकी वार के बाद डिसाइड हो जाता है कि इंडिया में कौन रूल करेगा। फ्रेंच तो एटलीस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको बहुत ही सीमित एरिया तक रख दिया गया था। तो ऑप्शन भी क्लियर हो गया। ऑप्शन सी एक बार देख लेते हैं, बैटल ऑफ चिलिया वाला। ये एक तरह से याद रखते हैं आपने, एंग्लो सिख वार का पार्ट है। सेकंड एंग्लो सिख वार कहा जाता है इसको। 1849 में लड़ी गई थी और ये डिसाइडिंग फैक्टर था, और इसमें सिख की तरफ से लीड कर रहे थे शेर सिंह। तो यहाँ पर आपने याद रखना है 1849 में। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको ऐसा यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट आपको समझना है। और जैसी आपको पीपीटी मिलेगी आपको जस्ट रिवाइज करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, जहाँ पर हम देखेंगे बैटल ऑफ खारदा। अब बैटल ऑफ खारदा 1795 में लड़ी गई थी मराठा वर्सेस और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में। अब मराठा की तरफ से यहाँ पर लीड कौन कर रहे थे, माधव राव सेकेंड। और यहाँ पर निजाम ऑफ हैदराबाद हार जाते हैं, और हारने के बाद उनको वार इंडेमनिटी भी देना पड़ता है मराठास को, लगभग 3 करोड़ का। तो होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटकी वार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट कर्नाटकी वार क्यों हुआ था। ऑप्शन ए है एंग्लो फ्रेंच रिवाइवलरी, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, ऑप्शन सी है बैटल ऑफ कर्नाटकी सक्सेशन, एंड ऑप्शन डी है कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिशर्स। अब हर ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी हो सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए इमीडिएट कॉज क्या था। फर्स्ट कर्नाटकी वार इंडिया में स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन के बाद। लेकिन इंडिया में क्यों स्टार्ट हुआ था, जब ब्रिटिश की जो आर्मी है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच की जो शिप्स है वहां पर अटैक, उन पर अटैक कर देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिशर्स। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए दिस वार वाज एन इको ऑस्ट्रियन वार ऑफ सेसेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया वार ऑफ सेसेशन चल रहा था ऑस्ट्रिया में। फिर धीरे धीरे जो वार ऑस्ट्रिया में चल रहा था वो हमारे इंडिया में भी पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पर ब्रिटिशर्स हार रहे थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखते हुए फ्रेंच की जो शिप है उनको एक तरह से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो फ्रेंच के गवर्नर थे उनका नाम था फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। बहुत ही पावरफुल गवर्नर थे और उन्होंने साथ साथ यहाँ पर एक्शंस लिए। और सबसे पहले तो जो मॉरिशियस के गवर्नर है उनको एक तरह से अपील करी कि आप इंडिया आए और इंडिया में आकर जो मद्रास वाला रीजन है वहां पर अटैक करें। और अटैक करने के बाद जो मॉरिशियस के गवर्नर थे बार्दोनस, इन्होंने अटैक करा और यहाँ पर मद्रास रीजन किसके पास चला गया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और यहाँ पर एक बैटल हुई थी, इस बैटल को आपने याद रखना है किस किस के बीच में हुई थी, कैप्टन पैराडाइज और जो कर्नाटकी वाले रीजन के गवर्नर थे इनका नाम था नवाब अनवरुद्दीन। और इन्होंने ये बैटल के लिए किसको भेजा था, महफूज खान को। और ये बैटल कौन जीत गए थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक तरह से ब्रिटिशर्स का अलाई ग्रुप था, ऐसे आप समझ सकते हैं। और मद्रास को कैप्चर कर लिया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1746 में। फिर जब ऑस्ट्रिया में वार ऑफ सेसेशन खत्म होता है फिर धीरे धीरे इंडिया में भी खत्म हो जाता है। फिर ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चैपल। उसके बाद जो जो एरियाज एक दूसरे ने आपस में जीते थे, जैसे ब्रिटिशर्स ने कुछ एरिया जीत लिए थे और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एरिया जीत लिए थे, तो वो वापस कर दिए जाते हैं। हम मद्रास किसको वापस कर दिया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ब्रिटेन ने जो फ्रेंच टेरिटरीज थी नॉर्थ अमेरिका में वो वापस कर दी थी। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं तो आज का जो सेशन है वो आप देख लेना, वहां पर मैंने काफी डिटेल में आपको कवर करवाया है कर्नाटकी वार। चलिए डिकोड स्पेक्ट्रम सीरीज आपके लिए अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, हर एग्जाम में आजकल ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेटेज ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको मॉडर्न हिस्ट्री को अपना अच्छा करना ही होगा। एंड क्वेश्चन थर्ड है यहाँ पर, फ्रेंच फेल्ड टू एस्टेब्लिश पावर इन द डेक्कन बिकॉज। अब यहाँ पर जो कर्नाटकी वार्स होते हैं उसके बाद जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फेल क्यों हो जाती है, मतलब ब्रिटिशर्स के बिहाफ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मेनली क्या रीजन है कि फ्रेंच फेल हो जाती है, डेक्कन में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाती। तो ऑप्शन ए है डुप्लेक्स वाज नॉट कैपेबल जनरल, ऑप्शन बी है द ब्रिटिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, ऑप्शन सी है फ्रेंच वे आर नॉट लाइक्ड बाय द इंडियंस, एंड ऑप्शन डी है पौंडीचेरी वाज नॉट अ स्ट्रेटेजिक सेंटर। अब देखिए पौंडीचेरी तो इनका मेन सेंटर था, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब इंडियंस तो किसी को भी लाइक नहीं कर रहे हैं, चाहे फ्रेंच हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, चाहे डच हो, चाहे पुर्तगीज हो।
अब जो लाइक कर रहे हैं वो लाइक कर रहे हैं अगर जिनको फायदा मिल रहा है, अदरवाइज जो नुकसान में जा रहे हैं वो तो लाइक किसी को नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब डुप्लेक्स बहुत पावरफुल गवर्नर थे, मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिशर्स के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, संगठन बहुत मजबूत था, डेट्स वाई जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज्यादा देर तक इनसे लड़ नहीं पाई, या फिर इनके इंगेज में यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में टिक नहीं पाई। और एक तरह से जो फ्रेंच की यहाँ पर कंपनी थी हमारे इंडिया में, वो कंप्लीटली गवर्नमेंट बेस्ड थी, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ही चल रही है। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। अब देखिए हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे जो डिकोड स्पेक्ट्रम सीरीज हमारी चल रही है, और जो आज हमने लेक्चर 4 डिस्कस करा है उससे हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे, और जो 7 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे वैदिक एज से। चलिए क्वेश्चन 4 है, गायत्री मंत्र इन ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायटीज। अब गायत्री मंत्र हम बेसिकली जो एक तरह से सुनते हैं या फिर बोलते हैं, तो वो कौन से दाइती को डेडिकेट है? लक्ष्मी, सावित्री, अग्नि, मारुति। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सावित्री। तो यहाँ आपको ये भी याद रखना है, ऋग्वेदा में थर्ड मंडल में हमें देखने को मिलता है गायत्री मंत्र, सबसे पॉपुलर मंत्र है। और इसको कंपोज किसके द्वारा किया गया था? महर्षि विश्वामित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मंत्रा इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू। अब देखिए एक बार ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम जाते हैं, अग्नि, वरुण, विष्णु या फिर यम। अब वैसे अगर हम देखें तो ऋग्वेदिक काल में जो ऋग्वेदा था उसमें सबसे ज्यादा जो मंत्रास हैं वो जाते हैं इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान के कम से कम यहाँ पर 250 वर्सेस हैं, और उसके बाद है अग्नि भगवान 200 वर्सेस। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और थर्ड मोस्ट पावरफुल गॉड थे वरुण भगवान। एंड यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर इंद्र भगवान गिवन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें मैच करना है, हमारे 4 वेदास हैं, तो 4 वेदास का मेनली जो मोटिव है वो क्या है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और यहाँ पर वन है ग्लोरी ऑफ गॉड, सेक्रीफिशियल लॉज एसोसिएटेड विद मेडिसिन, म्यूजिक। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना हमें सबसे इजी वन चुनना है। तो हमें पता है म्यूजिक किसके लिए है? सामवेद के लिए। तो यहाँ पर हम डी देखेंगे। अब डी में 4 दो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए और बी में, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ऋग्वेदा, ऋग्वेदा क्या है? एक तरह से ग्लोरी ऑफ गॉड। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सही, तो बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद हमें बताता है एक तरह से एसोसिएटेड विद मेडिसिन। और देन उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या है? सेक्रीफिशियल लॉस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड मथेधामा, देवीथमा एंड नदीथमा। होपफुली यहाँ पर मैं सही बोल रहा हूँ। ऋग्वेदिक काल में माथेथमा, देवीथमा एंड नदीथमा कौन सी रिवर को बोला जाता था? इंडस, सरस्वती, वितास्ता या फिर यमुना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सरस्वती रिवर को बोला जाता था, मथेथमा, देवीथमा एंड नदीथमा। और कुछ रिवर्स के नेम है जो हम देख लेते हैं एंशियंट में, जिनको अलग नेम से बोला जाता था, जैसे रावी नदी को बोला जाता था पारूशनी, झेलम को वितास्ता, झेलम हाइडसपस भी कहा जाता है। हाइडसपस का जो बैटल हुआ था 326 में, किस किस के बीच में हुआ था? द ग्रेट अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को हम सिकंदर भी कहते हैं, वर्सेस पोरस के राजा। और यहाँ पर झेलम को हाइडसपस भी कहते हैं, याद रखना। चिनाब, अस्कनी, सतलुज, सुतधरी, व्यास या फिर ब्यास, विपाशा आज की डेट में हम ब्यास कहते हैं, घाघर, सरस्वती, हाकड़ा, दृष्टवती। दृष्टवती एक तरह से सरस्वती की ट्रिब्यूटरी रिवर है, ये हरियाणा वाली साइड फ्लो करती थी। और घाघर हाकड़ा रिवर को हम सरस्वती रिवर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर घाघर पूछा गया तो सरस्वती, हाकड़ा पूछा गया तो दृष्टवती। गंधक, सदानीरा, काबुल, कुबा एंड कुरम, कुरुमु एंड कुनार, सुवास्तु। तो ये कुछ रिवर्स है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड एज वैल्यूएबल एसेट ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल में वैल्यूएबल एसेट क्या था? लैंड, काउ, वुमेन, वाटर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके पास ज्यादा गायें होती थी वो सबसे ज्यादा रिच माना जाता था। एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वैदिक सोसाइटी में।
जो ब्राह्मण्स थे वो बेसिकली चैरिटी की फॉर्म में उनको काउस दी जाती थी, एंड काउ को अगन्य कहा जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में। और जो जितनी भी बैटल्स होती थी ऋग्वैदिक काल में वो काउस की ही कारण होती थी। एंड जो बेसिकली ऋग्वैदिक काल में अगर काउ को कोई सर्च कर रहा है तो उसको कहा जाता था गवेषणा। और जो बैटल्स होती थी काउ के लिए वो उस बैटल्स को कहा जाता था गविष्ठी। अब जो काऊ को चुरा कर ले जाते थे उस कम्युनिटी को कहा जाता था पानी। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, उस कम्युनिटी को हम क्या बोलते थे, पानी। और पानी एक तरह से आर्यस के एनिमीज थे। आर्यस जो वैदिक काल में रहते थे उनको हम क्या कहते थे, आर्यस कहते थे। अब आर्यस का मतलब क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। और जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो एज इट इज यहाँ पर लिखे हुए हैं, एज सच आपने कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट आपको पीडीएफ जैसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आपको रीड आउट करना है सभी की सभी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य इन क्लासिकल संस्कृत। बिलीवर इन गॉड, हेरिडिटरी कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम तो खैर ऋग्वैदिक काल में था ही नहीं, उसको क्लास सिस्टम कहा जाता था। लेटर ऑन इसमें चेंजेस आते गए, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनता गया, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, एंड शूद्र का बेटा शूद्र। और फिर इसको हम कास्ट सिस्टम कहने लगे। पहले क्लास सिस्टम होता था वैदिक काल में। क्लास सिस्टम क्या होता था कि अगर आप रिचुअल नॉलेज रखेंगे तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आप सोसाइटी को और अपने रीजन को प्रोटेक्ट करोगे तो क्षेत्रीय, अगर आप व्यापार करोगे तो वैश्य, अगर आप वैश्यास के अंडर या फिर आप श्रमिक वर्क करोगे तो आपको कहा जाएगा शूद्र। तो होपफुली आपको क्लास सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब ऑप्शन सी है पर्सन हैविंग फेथ इन अदर रिलीजन, एंड ऑप्शन डी है ग्रेट पर्सन। तो देखिए आर्य का मतलब होता था ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, या फिर आप इसको नोबल पर्सन भी कह सकते हो, जो जिसके पास स्पेशल क्वालिटीज हैं, रेपुटेटेड क्लास एंड कम्युनिटी। एक तरह से हम आर्य को इस तरह से समझते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग अश्वपति ड्यूरिंग उपनिषद पीरियड वाज द रूलर ऑफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था एंड यूपीपीसीएस में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है ककई, एंड ऑप्शन सी है पंचाल, एंड ऑप्शन डी है विदिहा। तो यहाँ पर या विदिशा हो सकता है, यहाँ पर विदिहा। चलिए विदिहा ही आप पढ़िए। किंग अश्वपति कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ककेहा। ककई या फिर ककेहा। अब ककई के किंग थे अश्वपति। अश्वपति फिलोसफर एक तरह से हम कंसिडर करते थे। काशी अजातशत्रु, और विदिहा के जनक, कुरु के उद्दालक, अरुणी, पंचाल के प्रवहन, जबाली। तो ये कुछ किंग्स हैं जो आपने यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, एक क्विज है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एकलव्य वाज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिसिपल ऑफ विच मेंटर। एकलव्य किसको अपना गुरु मानते थे? भीष्म पितामह को, परशुराम जी को, बलराम को, द्रोणाचार्य जी को। काफी इजी क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी कंसिडर करने चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और आपने बताना जरूर है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। और कुछ क्वेश्चंस टिपिकल थे, ट्रिकी थे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को अपनी कमांड अच्छी करनी होगी, तभी हम एग्जाम में स्कोर अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आपका स्कोर 7 या 8 रहा होगा, अगर कम भी रहा हो कोई दिक्कत नहीं। इन फ्यूचर आपका स्कोर सुधरेगा जब हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। बाय बाय, टेक केयर।